हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम आप लोगों के पास आज यूट्यूब पर आए हैं और आप लोगों के लिए मैं 12th क्लास का तैयारी करवाने के लिए आया हूं। और सबसे पहले तो मैं आज ये चैप्टर जो आप देख रहे हैं मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह से आपका बहुत ही वंडरफुल शुरुआत करने वाला हूं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल जो है आप लोगों का मैथ्स वाले शशि सर के नाम से है। तो आप लोग इस सभी चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के पास मेरा जितना भी वीडियोस आज से आप लोगों के पास जाने वाला है आप सब सही से घर पर बैठे हुए देख सकते हैं। तो आज जो है मैं आप लोगों का सबसे बेहतरीन ढंग से मैट्रिक्स यानी कि जो चैप्टर है आप भी आज मैं इसका शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को ढंग से देखेंगे, ढंग से समझेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप हमारे वीडियोस को बिना स्क्रिप्ट किए हुए अगर ढंग से देखेंगे तो आपको पूरा बात अच्छे से समझ में आएगा। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा। ओके, तो आज मैं आप लोगों के बीच आज इस चैप्टर का शुरुआत करने जा रहा हूं जो कि 12वां का बहुत अच्छा चैप्टर है और ऐसे बहुत ईजी चैप्टर इसे माना जाता है। और स्टूडेंट अगर इस पर थोड़ा सा आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ से आप बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्जर्व कर पाओगे, है ना। तो हम आज यहाँ से शुरुआत करते हैं। ओके, तो आज जो मेरा चैप्टर है ये मैट्रिक्स है यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं MATRICS मैट्रिक्स या फिर आप इसे कह सकते हैं MATRIS मैट्रिक्स। यानी कि इसे हम लोग दोनों ढंग से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और दोनों का हिंदी जो होता है इसे हम लोग आव्यूह ही कहेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ओके, तो सबसे पहला चीज़ हम इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर का क्या आवश्यकता पड़ गया था, आखिरकार क्या इसमें पढ़ना है, आप लोग इसको कैसे अच्छे से समझ पाओगे। मैं एकदम इसको 0 लेवल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, तो आप लोग देखिएगा कि हमारा जो चैप्टर है ना, इसको आप लोग घर में भी आप इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में हर एक जगह करते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है कि आप इसका उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग कभी कभी घर में यानी कि जिसका उपयोग हम हर एक जगह करते हैं, है ना। जैसे कि हम घर में जो है कभी कभी क्या करते हैं कि घर के सामान जो राशन होता है, घर का जो सामान होता है इसका, है ना, जब शॉपिंग करने जाते हैं तो इस मैट्रिक्स का ही प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर घर में जो है आप लोग इस प्रकार से कुछ करते हैं। एक तरफ जो है आप सामान का नाम लिखते हैं। ओके, इसमें कितना मात्रा होना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, आप इसको भी देखते हैं कि आखिरकार इसका बजट कितना होना चाहिए, इतना, है ना। इसका आप वजन कर सकते हैं, बजट कर सकते हैं, कितना आपको आवश्यकता है। एक और भी मैं आपको यहाँ पर कॉलम बना देता हूँ जिसमें इसका आप कह सकते हैं इसका प्राइस कितना है, यानी कि प्राइस का मतलब इसका दाम कितना है। सपोज मानिए कि घर में आप सबसे पहले कभी जैसे होली आने वाला है। ओके, तो होली में आप लोग घर में कहते हैं कि हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं रंग का। ओके, तो रंग आपको कैसा चाहिए, तो रंग अगर आपको लाल चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे लाल रंग। और कितना चाहिए, तो यहाँ पर रंग जो है लाल तो वही है, इसको छोड़िए। यहाँ पर कितना आपको रंग चाहिए, तो आपको चाहिए 100 ग्राम। तो 100 ग्राम जो यहाँ पर लिखा गया, वजन लिखा गया कि आपका आखिरकार रंग कितना चाहिए, इसका दाम आपको कितना लगेगा, इसको भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। सपोज हम लिख देते हैं 50 रुपया। ओके, दाम आपका कितना है, 50 रुपया। आपको घर में और भी बहुत सारे चीज़ों का आवश्यकता होगा। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं तेल, ऑयल कितना चाहिए, तो हम लोग लिख लेते हैं सपोज 5 किलो। होली में 5 किलो तेल तो जाता ही जाता है, पुआ फुलौड़ी सब चीज़ें घर में अनेक प्रकार के विभिन्न पकवान हम लोग बनाते हैं, खाते हैं, तो 5 किलो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और साथ में यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 किलो चाहिए, इसका वजन कितना, इसका दाम कितना है, तो हम लिख देते हैं 1000 रुपये, चूंकि तेल बहुत महंगा हो गया दोस्तों, ओके, इसलिए हम इसको 1000 लिखते हैं। यानी कि विभिन्न प्रकार के घर में जितने भी मटेरियल का आवश्यकता होता है उन सभी को हम एक सूची में लिखते हैं, उसका कितना वजन होना चाहिए उसको एक कॉलम में लिखते हैं, इसका प्राइस कितना होना चाहिए उसको भी इस कॉलम में लिखते हैं, ओके। जैसे कि और भी हम लोग, आप ही बताओ कि क्या चीज़ चाहिए, जैसे कि कुछ बोलो भाई कमेंट करके बोल सकते हो, है ना। जैसे कि हमें इसमें चाहिए क्या उसको कहते हैं जी, कुछ भी मैदा आप जानते हैं, मैदा पकवान बनाने में प्रयोग होता है, पुआ फुलौड़ी बनाने में प्रयोग होता है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि 2 किलो हमको मैदा चाहिए, 2 किलो मैदा का दाम सपोज 100 रुपया है, ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों आप घर में बहुत सारे प्रकार के व्यंजनों का आप घर में एक लिस्ट तैयार करते हैं, उस लिस्ट को मार्केट में लेके जाते हैं, है ना। तो ये आखिरकार है क्या, तो यहाँ पर जो है यह तो एक प्रकार का संख्याओं का ही अरेंजमेंट हुआ, संख्याओं को ही आप कैसे सजा रहे हैं, बस इसी चीज को तो हम देख पा रहे हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स आप लोग हैं, जैसे कि आप लोग मैट्रिक का एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें होता क्या है कि इस प्रकार का टेबल आप लोग का बना हुआ होता है ना, इस प्रकार का टेबल बना होता है, जैसे कि आप लोग उसमें लिखते होंगे, इसमें क्या सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट लिखते होंगे, इसमें आपका मार्क्स कितना था वो होगा, इसमें आपका प्रैक्टिकल कितना होना चाहिए वो होगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम फिजिक्स का एग्जाम दिए, तो फिजिक्स आपका मैट्रिक में जब आपको बिहार बोर्ड से हो तो वो 80 नंबर का होता है, सॉरी इंटर का बात करते हैं, 70 नंबर का होता है, और 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो गया, ओके। केमिस्ट्री का आप एग्जाम देते हो तो केमिस्ट्री भी आपका 70 नंबर का होता है, उसमें 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल पड़ता है। इसी तरह से हम विभिन्न सब्जेक्टों का मार्क्स, प्रैक्टिकल, इस प्रकार से बहुत सारे चीजों को यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। तो ये लिस्ट है क्या, ये लिस्ट तो मेरा एक मैट्रिक्स ही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे चीजों में उपयोग करते हैं, जैसे बैंक में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि खाता होता है, बचत खाता होता है, जमा निकासी, बहुत सारा कॉलम होता है, तो उसमें भी संख्याएं लिखी जाती है। तो कहने का अर्थ हुआ कि इसका साफ साफ हम डिफिनेशन लिख दिए हैं कि किसी भी संख्याएं, किसी भी प्रकार की संख्या यहाँ पर हो सकती है, वास्तविक संख्या, समिश्र संख्या, बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, या फिर फलन भी आ सकता है। फलन का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, उसके जगह पर ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन भी हो सकता है, मॉडुलस फंक्शन भी हो सकता है, कहने का मतलब साइन एक्स कोस एक्स, एनीबॉडी, कुछ भी चीज यहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर लिखें कि किसी भी संख्याएं या फलनों को उदग्र या क्षैतिज, उदग्र या क्षैतिज रूप में व्यवस्थित करना ही आव्यूह कहलाती है। तो यहाँ पर बात को समझिए, उदग्र का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से जो है ये उसे आप उदग्र ही कर सकते हैं। क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब हो गया इस तरह से जो संख्याएं लिखी गई, ये क्या है, क्षैतिज ही तो है। तो सिंपल वे में आप कह सकते हैं जब किसी संख्याओं को या फलनों को उदग्र रूप में या क्षैतिज रूप में हम उसे अरेंजमेंट कर दें, सजा दें, तो वो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, तो वो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ओके। तो आप इतना बात तो समझ गए कि मैट्रिक्स आखिरकार होता क्या है। तो बस संख्याओं को उदग्र रूप में और क्षैतिज रूप में अरेंजमेंट करना ही हमारा जो होता है मैट्रिक्स होता है, ओके। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ओके, देखिएगा, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, कर दिए पॉज। जी हाँ, तो आप लोग अभी तक दैनिक जीवन में इसका प्रयोग क्या होता है इसके बारे में समझ गए। अब आप लोगों को आगे की ओर लेकर के चलते हैं, आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरा बात, एक एक बात समझ में आएगा, ओके। तो सबसे पहला चीज तो हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि आव्यूह जो होता है, आव्यूह का जो चिन्ह होता है, चिन्ह मतलब समझ रहे हैं ना, इसका सिंबल, आव्यूह का जो चिन्ह होता है वो आप इस प्रकार से कर सकते हो, बड़ी ब्रैकेट है ना, या फिर आप इसे छोटी ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ओके, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ओके। ये तीनों का तीनों जो चिन्ह आपका दिख रहा है ये मैट्रिक्स का चिन्ह है दोस्तों, ओके। मैट्रिक्स का चिन्ह किताब में ज्यादातर एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो आपके पास बस यही चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। आप जब कोई और अनदर किताब में देखोगे, अदर बुक में देखोगे तो ये चिन्ह का प्रयोग किया रहेगा। जब आप एडवांस बुक को देखोगे तो उसमें ये चिन्ह का ही प्रयोग किया हुआ रहता है, लेकिन ज्यादातर हमारा जो फेमस सिंबल है वो बिल्कुल यही वाला है,
ठीक है, तो हम ये समझ गए कि मैट्रिक्स का जो चिन्ह होता है वो यही वाला होता है। ये 3 चिन्ह हम यहाँ पर लिखे। ओके, आगे हम यहाँ पर लिखते हैं कि आव्यूह को, है ना, आव्यूह को हम लोग क्या करते हैं, बड़ी वर्णमालाएं, बड़ी वर्णमालाएं का मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी टू डॉट 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 कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, ये सभी चीजों से हम इसे सूचित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आव्यूह को जो है इतने प्रकार से, इन सभी रूपों से इसे सूचित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों को जैसे कि बताए ही थे कि आव्यूह होता क्या है, तो आव्यूह ज्यादा कुछ होता नहीं है दोस्तों, आप लोग उतना दिमाग में हेजिटेशन मत रखो। ओके, आव्यूह सिंपल चीज है कि जब हम किसी भी संख्याओं को उदग्र रूप में या क्षैतिज रूप में अरेंजमेंट कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए कि हम A बराबर एक मैट्रिक्स लिखने वाले हैं, तो हम आपका ये कॉलम का मतलब ये जो बड़ी ब्रैकेट है हम इस ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिए। अब साफ चीज इसमें है कि संख्याओं को आप उदग्र या स्तंभ रूप में, इसको उदग्र रूप में या क्षैतिज रूप में आप इसे लिख पाओगे। आप अगर लिख दोगे तो ये मेरा एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर इसके अंदर में तो लिखा ही गया है कि किसी भी संख्या का मतलब कोई भी संख्या आप इसके अंदर ले सकते हो, जैसे 2, 5, 7, कोई निगेटिव नंबर भी ले सकते हो, -8, 0 भी आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आप बटा भी संख्याएं लिख सकते हैं, आप संख्याओं को दशमलव में भी लिख सकते हैं, मतलब आपके दिमाग में जितना भी प्रकार का संख्या है आप कोई भी संख्या का इस्तेमाल कर लीजिए, वो यहाँ पर चलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ और भी संख्याओं को लिख देते हैं। तो मेरे पास ये जो आपका दिख रहा है ये क्या है, एक प्रकार का मैट्रिक्स है। हम यहाँ पर बोले थे कि आप किसी फलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पर B बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए, हम इसके अंदर में sin x लिख दिए, cos x लिख दिए, -cos x लिख दिए, sin x लिख दिए, तो ये भी मेरे पास एक प्रकार का मैट्रिक्स हो गया। दोस्तों आप लोग ये बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए कि इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो हम लोग दो बातों को समझ गए, पहला चीज कि मैट्रिक्स का चिन्ह क्या चीज से कैसा होता है, उसे डिनोट क्या चीज से करते हैं, और इसे अरेंजमेंट किस प्रकार से करते हैं। ओके, इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमारे साथ बने रहिए, हम आगे आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले। ओके, तो आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि आखिरकार मैट्रिक्स किस प्रकार से लिखा जाता है, उसका चिन्ह कैसा होता है, उसका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। अब मैं आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूँ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज जो हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है और इसको हम लोग कुछ भी इसके अंदर किसी भी तरह के संख्याओं को लिख सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है दोस्तों। ओके, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है। इसमें थोड़ा सा बात यहाँ पर ये रह गया कि जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें आपको कि ये जो मेरा आव्यूह है ना, तो इसको कहते हैं क्या, लिखते हैं कि आव्यूह में स्थित संख्याओं को, है ना, आव्यूह में स्थित संख्याओं या फिर आप इसे कह सकते हैं फलनों, है ना, आव्यूह में स्थित संख्याओं या फलनों को अवयव कहते हैं। अवयव को आप कह सकते हैं एलिमेंट्स, अवयव कह सकते हैं या फिर एलिमेंट्स कह सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिखें कि आव्यूह में स्थित संख्याओं या फलनों को अवयव या फिर आप इसे इंग्लिश में एलिमेंट्स कह सकते हैं, है ना, इतना कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि जैसे कि आव्यूह जो है, मैट्रिक्स जो है आपका 2, 3, 1, 8, -10, 8 ये सब जो दिख रहा है, आप इसके अंदर में ये सभी जो हैं एक प्रकार के अवयव हैं। मैं आगे जब भी आप लोगों को बताऊंगा तो इसे हम एलिमेंट्स बोलेंगे या फिर अवयव बोलेंगे, आप लोग समझ जाएंगे कि अवयव आखिरकार क्या है। तो मैट्रिक्स के अंदर में जो संख्याएं यहाँ पर लिखी जाती है, इस संख्याओं को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, आगे आप लोग समझेंगे। सबसे पहला चीज तो ये है कि आपके मैट्रिक्स में संख्याएं दो रूपों से सजी हुई है। पहला चीज तो क्षैतिज रूप से सजी हुई है और दूसरा रूप जो है ये उदग्र रूपों से सजी हुई है। तो हम यहाँ पर आपको लिखना चाहते हैं कि आव्यूह में
क्षैतिज रूप से आव्यूह में, है ना, आव्यूह में क्षैतिज रूप से सजी संख्याओं को आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप उसे पंक्ति, इंग्लिश में से रो बोला जाता है, ओके, आप उसे पंक्ति तथा उदग्र रूप में, है ना, उदग्र रूप में सजी संख्याओं को उदग्र रूप में सजी संख्याओं को आप क्या कर सकते हैं, उसे आप स्तंभ कह सकते हैं, ओके, उसे आप क्या कर सकते हैं, स्तंभ, या फिर इसे इंग्लिश में कॉलम भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखे, आव्यूह में क्षैतिज रूप से सजी संख्याओं को पंक्ति या फिर रो तथा उदग्र रूप में सजी संख्याओं को स्तंभ यानी कि कॉलम कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा कि आखिरकार क्षैतिज रूप में जो सजी हुई संख्याएं होती है वो कैसी होती है। तो आप देख लीजिए कि संख्याएं इस प्रकार से सजी हुई है, तो इस प्रकार से जो सजी हुई संख्याएं होती है इसे हम लोग क्षैतिज ही कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज ही कहते हैं। और जो संख्याएं क्षैतिज रूप से सजी होती है, आप लोगों को ये बात बताया जा रहा है कि जो संख्याएं क्षैतिज रूप से सजी होती है उसे पंक्ति कहते हैं। आप इसे क्या कहोगे, इसे आप पंक्ति कहोगे। पंक्ति का मतलब क्या कहोगे, रो कहोगे, ओके। आगे हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि जो संख्याएं इस प्रकार से रहेगी इसे हम लोग उदग्र न कहते हैं जी। पहले आप इसे उदग्र रेखा समझते थे ना, वर्टिकल लाइन, ओके। तो वर्टिकल लाइन यानी कि आप इसे क्या कहेंगे, उदग्र कहेंगे, लेकिन उदग्र को ही यहाँ पर जो है आपका इसे कॉलम कहा जाएगा, कॉलम। कॉलम को आप इसे क्या कहोगे, स्तंभ कहोगे, ठीक है, इसे क्या कहोगे, स्तंभ कहोगे। ये बात आपका क्लियर हो चुका है, आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ गए हैं कि जो भी मैट्रिक्स में संख्याएं होती है, जैसे कि ये संख्या है 2 3 1, तो आपका ये क्या दिख रहा है, आपका ये जो है क्षैतिज रूप में है। जो संख्या क्षैतिज रूप में है उसे आप क्या कह सकते हैं, रो कह सकते हैं, जो कि इसमें आपका दो गो रो है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो R1, R1 का मतलब पहला रो, यहाँ पर आप लिख सकते हो R2, R2 का मतलब दूसरा रो। और जो संख्याएं आपका ये जो दिख रहा था ये क्या दिख रहा है, रो। इस प्रकार से जितने भी रहेंगे ये सभी के सभी रो कहलाएंगे। और जो भी आपका इस प्रकार से सजे होंगे यानी कि इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उदग्र रूप में सजा हुआ संख्या। तो उदग्र रूप में जो सजे हुए संख्याएं होते हैं उसे आप क्या कर सकते हैं, कॉलम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पहला कॉलम हो गया, ये आपका दूसरा कॉलम हो गया, ये आपका तीसरा कॉलम हो गया, ओके। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, C1 C2 C3। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया? तो अगर आपको समझ में आ गया तो इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। और इसी तरह से हमारे पास और भी वीडियोस आते रहेंगे, आगे भी आप देखेंगे तो आपको नया नया वीडियो मिलेगा, इसका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो अगर आपके पास कंटिन्यू वीडियो अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आइकन का बटन दबाइए, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, ओके। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स लोग, आप लोग हमारे यहाँ तक की बातों को अच्छे से समझ पाए हैं। अब मैं आपको आगे की बात बताने वाला हूँ, आप लोग इस बातों को जरा गौर से समझेंगे और ध्यान से देखेंगे, आपको 100% एक एक बात समझ में आएगा, ओके। तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स अगर रह जाए, एनीबॉडी कुछ भी, इसके अंदर में चलिए हम इतने सारे डिजिट को लिख लेते हैं। कोई भी डिजिट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर इस तरह से संख्याओं को लिख लेते हैं। हाँ, एक बात और है दोस्तों, आप लोग इसको ढंग से समझो। जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, इसका मतलब क्या, तो यहाँ पर 2 स्थान है ना, ये 2 स्थानों को आपको भरना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये सिंपल खाली रह जाएगा, एक पट्टी रह जाएगा, रिक्त रह जाएगा, ऐसा नहीं करना है। जब भी रहेगा तो यहाँ पर कोई भी संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप कुछ भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। कारण कि हम ये बात बताए हैं कि रो या कॉलम, यानी कि कहीं पर भी आपका संख्याएं जो है कॉलम में या रो में अगर स्थित रह गया तो आप उसे अरेंजमेंट को ही क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या बोले कि ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा क्या है,
सेकेंड रो है, ये मेरा क्या है थर्ड रो है। ओके, ये मेरा फर्स्ट कॉलम, ये मेरा सेकेंड कॉलम, ये मेरा थर्ड कॉलम, ये मेरा फोर्थ कॉलम। ओके, तो आप लोग समझ जाइएगा, अगर हम कहें थर्ड कॉलम में जाना है तो थर्ड कॉलम का मतलब ये सिर्फ थर्ड कॉलम आपका यही वाला है, आपको बस इसी पर ध्यान देना है। अगर आपको कहा जाए फर्स्ट कॉलम तो सिर्फ आपको फर्स्ट कॉलम पर ही ध्यान देना है। लेकिन अगर आपको कह दे कि नहीं आपको दूसरा रो में चलना है तो दूसरा रो का मतलब दूसरा रो में आपका ये सारे डिजिट दूसरा रो में चलाएगा, जो कि 8 3 2 2 ये सभी इसमें मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। ओके, तो ये बातों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छे से जान गए होंगे। अब आगे की बात आपको बताते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर अब लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि बात को समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आखिरकार होता क्या है। हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आव्यूह की कोटि। ओके, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि होती क्या है, आप इसको ढंग से समझेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यदि किसी आव्यूह में रॉ की संख्या, यदि किसी आव्यूह में रॉ की संख्या यम तथा कॉलम की संख्या, यदि रो की संख्या यम तथा कॉलम की संख्या यन हो तो उस आव्यूह की कोटि है ना, उस आव्यूह की जो कोटि होगी उस कोटि को आप क्या कहोगे पता है, उसे आप लोग कहोगे यम क्रॉस यन। ओके, ये मैट्रिक्स जो आपका दिख रहा है, किसी भी प्रकार के मैट्रिक्स में आव्यूह की जो कोटि होगी वो यम क्रॉस यन के रूप में होती है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिख दिए हैं, आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हम लिख दिए हैं यदि किसी आव्यूह में रॉ की संख्या यम, स्मॉल यम, रो की संख्या स्मॉल यम का मतलब क्या हुआ, आप इस मैट्रिक्स को ऊपर में देख सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि चलिए भाई आप इस मैट्रिक्स को देखिए, इसमें कितने रो हैं, तो आप इसको काउंट करके कह सकते हैं पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। ये तो बच्चों वाली बात हो गई कि गिनती सीख रहे हैं भाई, है ना। तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इसमें रो की संख्या 3 है। अगर हम आपसे कहें कि कॉलम की संख्या कितनी है, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि तथा कॉलम की संख्या यन। कॉलम की संख्या को हम लोग यहाँ पर यन से डिनोट कर दिए हैं, रो की संख्या को हम लोग यम से डिनोट कर दिए हैं। तो आप बताइए इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। ओके, तो कॉलम की संख्या 4 और रो की संख्या 3 है। तो हम यहाँ पर क्या बोले कि यदि किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या को यदि यम से सूचित किया जाए, यदि यम से सूचित किया जाए, तो हम यहाँ पर बता रहे थे कि किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स रहे, चाहे वो कैसा भी मैट्रिक्स क्यों ना हो, रो को हम लोग यम से सूचित कर रहे हैं और कॉलम की संख्या को यन से सूचित कर रहे हैं, तो आखिरकार कहेगा उस मैट्रिक्स की कोटि कितनी होगी, यानी कि ऑर्डर कितनी होगी, तो हम उसे कहेंगे यम क्रॉस यन। ओके, तो जस्ट उसी प्रकार से आप यहाँ पर बताओ कि इस मैट्रिक्स को अगर आप देख रहे हैं तो इसकी कोटि कितनी है। तो देखो यहाँ पर ये इसका स्थान है, इसका कोटि का लिखने का स्थान यही है। आप कह सकते हैं कि इसमें रो की संख्या हमको 3 दिख रहा है, तो रो की संख्या 3 क्रॉस कॉलम की संख्या आपको 4 दिख रहा है, तो कॉलम की संख्या 4, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये मेरा मैट्रिक्स का क्या हो गया दोस्तों, ये मेरा मैट्रिक्स का कोटि हो गया। ओके, आपको इतना बात अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स करा देते हैं, आप लोग खुद जवाब दे सकते हैं। मान लीजिए सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 3, सिर्फ हम इतना ऐसा लिखें, तो ऐसा लिखें तो आप क्या कहोगे कि इसमें रो कितने हैं, तो पहला रो है जी, दूसरा रो है, इसमें 2 रो हैं और मात्र 1 कॉलम है। तो 2 रो 1 कॉलम है, तो आप इसको कह सकते हैं 2 क्रॉस 1 कह सकते हैं। यानी कि आपको हर हाल में रो को पहला स्थान पर और कॉलम को दूसरा स्थान पर ही रखना है, ठीक है, इसमें आपको चेंज नहीं करना। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 2 बराबर मान लीजिए कि 5 7 8 9 कुछ ऐसा रह गया, तो ऐसा रह गया तो आप क्या कर सकते हो कि इसमें रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या भी 2 है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, तो आप कह सकते हो इसकी कोटि कितनी होगी 2 क्रॉस 2। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए
अब आगे की बातों पर ध्यान देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। हम यहाँ पर ये बात को लिख रहे हैं, देखिएगा आप लोग समझिएगा ढंग से। यहाँ पर लिखते हैं कि किसी भी आव्यूह, है ना, किसी भी आव्यूह के अवयव, किसी भी आव्यूह के अवयव का रूप, किसी भी आव्यूह के अवयव का रूप जो होता है वो AIJ होता है दोस्तों। ओके, यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं, किसी भी आव्यूह के अवयव का जो रूप होता है वो AIJ के रूप में होता है। जहां पर आप ये कह सकते हैं, जहां I जो आपका दिखता है वो क्या दिखता है, जहां I आपको दर्शाता है रो की स्थिति को, पोजीशन ऑफ रो आप कह सकते हैं, रो की स्थिति, तथा जे जो आपका यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, जे क्या दिख रहा है, कॉलम की स्थिति आप कह सकते हैं, तथा जे जो आपका है ये क्या है, तो आप इसे कह सकते हैं ये आपका कॉलम की स्थिति है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर ये देखिए कि हम लोग के पास कोई भी मैट्रिक्स का अवयव रहे, एलिमेंट्स रहे, ये एलिमेंट्स जो होते हैं AIJ के रूप में होते हैं, जहां पर I को आप कह सकते हैं पोजीशन ऑफ रो। ओके, पोजीशन ऑफ रो। जे को क्या कह सकते हैं, पोजीशन ऑफ कॉलम, पोजीशन ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ये बात को आप क्या देख रहे हैं कि आई दर्शाता है पोजीशन ऑफ रो। पोजीशन ऑफ रो का मतलब होता है रो की स्थिति कि वो कैमा रो में है, और जे दर्शाता है पोजीशन ऑफ कॉलम, यानी कि वो कैमा कॉलम में है। बस यही बातों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स कोई भी रहे, उससे डजेंट मैटर, उसको मत समझिए, कोई भी मैट्रिक्स रहे कैसा भी क्यों ना हो, उसके जो अवयव होते हैं, अवयव का मतलब आपको पता चल ही रहा होगा कि मैट्रिक्स के अंदर में जो संख्याएं लिखी जाती है वो क्या होती है, उसी को हम अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। और उन सभी एलिमेंट्स का जो एक अपना रूप होता है वो होता है AIJ के रूप में। I दर्शाता है पोजीशन ऑफ रो, रो की स्थिति, जे दर्शाता है पोजीशन ऑफ कॉलम, कॉलम की स्थिति। ओके, अब आगे की बातों को अगर हम समझेंगे, अगर हम इसमें कह दें भाई, जैसे कि आप समझो कि इसका पहला रो ये रहा, दूसरा रो ये रहा, ओके, पहला कॉलम ये रहा, दूसरा कॉलम ये रहा। अगर आपसे ये कहा जाए कि चलो बताओ जरा सा तुम, इसमें आप ये बता दो, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप ये बता दो कि इसमें A11 आखिरकार क्या है। तो A11 का मतलब हो गया कि आपका जो पहला स्थान पर ये क्या दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है रो, रो की स्थिति आप देख सकते हो, I के जगह पर जो है वो रो को दर्शाता है, तो I दिख रहा है रो की स्थिति, जे दिख रहा है कॉलम की स्थिति। तो आप इस बात को समझिएगा कि इस मैट्रिक्स में वो कौन सा एलिमेंट्स है जिसमें पहला रो है और पहला कॉलम है। तो आप देखिएगा कि पहला रो R1 से चलिए, इसमें आपको चलना पड़ेगा, और पहला कॉलम इसमें चलना पड़ेगा। इसमें खोजिए कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो R1 में है और जो C1 में है। तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा 5 पहला रो में है, पहला कॉलम में है, तो आप इसका जवाब 5 दे सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कोई कहे कि चलिए भाई A21 का बात बताइए कि A21 क्या है, तो A21 के बारे में आप समझ जाइएगा कि दूसरा रो पहला कॉलम के बारे में पूछा जा रहा है। तो दूसरा रो पहला कॉलम आपका क्या दिखाई दे रहा है, तो 8 दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है। आप इसका जवाब 8 कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कहे कि ये 2 जरा बताइए कि दूसरा रो दूसरा कॉलम में कौन सा डिजिट है, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम में जो डिजिट है वो क्या है, 9। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं 9। क्या ये बात आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, और आप आगे आप लोगों को बताते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो आपका यहाँ पर जो है आगे का जो बात बताने जा रहा हूं इसको ढंग से समझेंगे। आगे जो आपका बात बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये आपका है जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका होता है आव्यूह का सामान्य रूप। आखिरकार आव्यूह का सामान्य रूप होता क्या है? जैसे कि आप लोग अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े होंगे, बहुत सारा चीज पढ़े होंगे, तो उसका एक अपना एक जो होता है जनरल फॉर्म होता है कि उसका रूप आखिरकार कैसा होता है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं।
तो आपको ये पहले समझना है कि मैट्रिक्स का जो होता है अपना रूप होता कैसा है, इस बात को आप अच्छे से समझेंगे सबसे पहले। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, ये मैट्रिक्स का क्या हो गया दोस्तों, तो ये मैट्रिक्स का चिन्ह हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसमें पहला रो लिख लेते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर जो है लिखते हैं R1, इसमें लिखते हैं R2, दूसरा रो आपका हो गया, इसमें लिखते हैं R3, तीसरा रो हो गया। इसी प्रकार से अगर आगे चलते जाए तो लास्ट वाला जो हमारा रो रहेगा उसको हम मान लेते हैं यममा रो, ठीक है। इसी तरह से कॉलम में भी चलेंगे, आपका सबसे पहला यहाँ पर होगा C1 पहला कॉलम, इसी तरह C2 दूसरा कॉलम, इसी तरह से C3, C4, C5, C6 टू डॉट 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 लास्ट वाला जो आपका लिखा जाएगा उसको हम लिख देते हैं यनमा कॉलम Cn, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर क्या बोले, हम यहाँ पर मात्र एक बात बताए थे, अभी जस्ट आपको बताए थे कि मैट्रिक्स का जो अवयव होता है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो ए आई जे के रूप में होते हैं, जहां पर आई जो दर्शाता है रो की स्थिति को दर्शाता है, पोजीशन ऑफ रो दर्शाता है, जे जो होता है ये पोजीशन ऑफ कॉलम, यानी कि आप कह सकते हो कि कॉलम की स्थिति को दर्शाता है कि ये कैमा कॉलम में है और कैमा रो में है, ठीक है। क्या ये बात आपको अच्छे समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए आई का मतलब क्या होता है, रो की स्थिति, कैमा रो में है जी, पहला रो में, पहला कॉलम में है। आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो डिजिट आपका लिखा गया है ये पहला कॉलम में है A11, यहाँ पर क्या है A1 पहला रो दूसरा कॉलम, A12 यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पहला रो तीसरा कॉलम। इसी तरह से डॉट 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 चलते चले जाएंगे और जब हम यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो आप इसको कह सकते हो कि मेरे पास ये पहला रो है और यनमा कॉलम है, तो आप इसे A1n कह सकते हो। आगे इसमें अगर आप आते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं आ गया कहाँ, दूसरा रो में पहला कॉलम में, दूसरा रो में दूसरा कॉलम में, दूसरा रो में तीसरा कॉलम। इसी तरह से लास्ट में जब यहाँ पर आएंगे तो क्या कहेंगे, दूसरा रो यनमा कॉलम, ओके। जब R3 में आइएगा तो R3 में आप क्या कर सकते हो कि तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, टू डॉट 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 यहाँ पर अगर आप आते हैं तो क्या कहेंगे, तीसरा रो यनमा कॉलम। क्लियर है? तो इसी तरह से रो तो है जो कि कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो चौथा रो पांचवा रो, तो लास्ट में जो रो आए उसको हम क्या कह दिए, यममा रो, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं यममा रो का तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं, टू डॉट 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 करते हुए हम लास्ट में अगर यहाँ पर आ जाएं तो आप क्या कह सकते हो, कह सकते हो कि ये यममा रो पहला कॉलम, यममा रो दूसरा कॉलम, यममा रो तीसरा कॉलम। इसी तरह से आप अगर यहाँ पर आते हो तो कहोगे यममा रो और कैमा कॉलम, यनमा कॉलम। तो दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स रहे, दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स रहे, आप उसको इसी प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं, इसी प्रकार से सजा सकते हैं, चाहे उसके अंदर में जितने भी डिजिट क्यों ना हो। तो ये मेरा हो गया जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। और अगर बात करें कि इस मैट्रिक्स का कोटि कितना है तो आप इसको काउंट कीजिए कि रो की संख्या कितनी है, तो पहला रो दूसरा रो तीसरा रो इसी प्रकार के यमा रो, तो रो की संख्या यम है, कॉलम की संख्या यन है। तो आप इसका जवाब खुद दे सकते हैं, क्या जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं यम क्रॉस यन, यानी कि इस रो की संख्या यम था तो यम लिखे और क्रॉस कॉलम की संख्या यन है तो यन लिखे। यम दर्शाता है रो की संख्या को, यन दर्शाता है कॉलम की संख्या को। कंफ्यूजन का बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम लिखे हैं रो की स्थिति। कितने लोग इसको कंफ्यूजन में समझ आते हैं कि आई क्या है, आई भी तो आप रो ही लिखे हैं, यम भी तो आप रो ही लिखे हैं, लेकिन ध्यान देने वाला बात है कि हम यहाँ पर आई को क्या लिखे हैं, आई को रो की संख्या नहीं बल्कि रो की स्थिति लिखे हैं। और यम क्या है, रो की संख्या, यम रो की संख्या है और आई रो की स्थिति है, बताता है कि रो कहाँ है, कैमा रो में चल रहे हैं, और ये दर्शाता है कि कुल कितने रो की संख्या है, यही डिफरेंस इसमें है। क्लियर है? जे दर्शाता है कॉलम की स्थिति और यन दर्शाता है कॉलम की संख्या। तो आपको ये बात अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि आज का क्लास बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप कंटिन्यू मेरा क्लास करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल पर तो मेरा
चैनल जो है मैथ वाले शशि सर को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर एक क्लास अच्छे ढंग से यूट्यूब पर कंटिन्यू रूप से चलता रहेगा। आप लोग घर में ही बैठ करके मेरे क्लास का आनंद ले सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कहीं पर किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। थैंक यू। आगे के वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।